मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय CLC। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। आज हम लेक्चर 122 में सेंटर ऑफ मास का अगला बेहतरीन पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं और वो पार्ट है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की गति। सेंटर ऑफ मास की गति बहुत इजी पोर्शन है। जैसा कि आप जानते हो, यदि किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कणों की निकाय का सेंटर ऑफ मास मान लो एक्स एक्सिस पर है, तो हमने पढ़ा था इसका एक्सियम। एक्सियम क्या था? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। ये समझ पढ़ा हुआ है। यदि इसको ओनली मैं 2 पार्टिकल्स के लिए यूज करता हूं तो इसको हटा दूं यहां से TPS के लिए। यदि हम इसका करें टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन, t के सापेक्ष इसका अपन अवकलन कर दें, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मास तो कांस्टेंट है, केवल x है, पोजीशन है वो बदलेगी। तो इसको अपन लिखिए बेटा d बाई dt एक्सियम इज इक्वल टू, नीचे मास है m1 प्लस m2 कांस्टेंट, इस वाले मास है m1 आपका कांस्टेंट, मैं लिखूं इसको dx 1 बाई dt प्लस m2 dx2 बाई dt। dx बाई dt होती है वेलोसिटी, तो चाहूं तो मैं इसको कर दूं vcm इज इक्वल टू, आपने यहां लिखा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये सेंटर मास का हो गया, एक ये है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का। इसका पुनः है यदि हम t के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, तो फिर हम क्या लिखने वाले हैं? d vcm बाई dt m1 ये आपका बन गया d v1 बाई dt प्लस m2 d v2 बाई dt अपॉन m1 प्लस m2। ये बन गया बेटे जी एक्सेलरेशन। तो ACM इज इक्वल टू m1 a1, ये हो गया फर्स्ट वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ये हो गया सेकंड वाले का, तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। चलेगा? यदि अब देखो, एक तो ये फॉर्मूला है, इसको सीधे अपने को काम में लेना ही लेना है। आपको सेंटर मास के निकालने पोजीशन, इसको यूज करें। आपको सेंटर मास से निकालनी है वेलोसिटी, इसको यूज करें। आपको निकालना है सेंटर मास का एक्सेलरेशन, इस फॉर्मूले का को यूज करें। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं इसको m1 m2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो m1 प्लस m2 इंटू ACM इज इक्वल टू है m1 a1 प्लस m2 a2, और भी है तो कर दो उसको मान लो डेस 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 mn an। ये फर्स्ट पार्टिकुलर फोर्स है, ये दूसरे का फोर्स है, तीसरे का, और ये हमेशा एक्सटर्नल नेट फोर्स से डेवलप होता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, m तो यहाँ m1 प्लस m2, अगर मैं इसको भी ऐड करता हूँ mn के रूप में, तो ये m सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास इनटू ACM इज इक्वल टू, ये आपका हो गया F1 प्लस बेटा जी F2 प्लस ये कौन सा आपका डेस डेस कर दो Fn। ये सब वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में इसको आप यूज करोगे तो v1 वेक्टर v1 कर दो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको भी आप एक के रूप बदल लो। ये फोर्सेज है, इनको भी बदलना हो तो आप इन सब पे भी वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हो। ये लो, ये सब क्या है बेटा जी? तो m सिस्टम इनटू ACM इज इक्वल टू, ये हो गया आपका F नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो सिस्टम के सारे कणों पर जो बलों का सदिश योग है वो हमेशा उस सिस्टम के कुल द्रव्यमान इनटू उस सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समझे? ये इसके बेसिक फॉर्मूले हैं। अब इनका यूज करना हमें क्वेश्चंस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
फिर मैं अब यहां से एक बहुत बेहतरीन एक पार्ट और यहां से निकालने जा रहा हूं, तो आप एक बार यहां तक नोट कर लें, स्क्रीन पॉज करें, यहां तक नोट करें। फिर मैं आता हूं उस पार्ट पर। उस पार्ट में मैं ओनली सीधे सीधे बता दूं आपको, मैं इस फॉर्मूले को दोबारा यूज करने जा रहा हूं। ये है आउकलन फॉर्म में, जहां पे dt वेरी स्मॉल चेंज है। यदि अपन टाइम को यहां पे लार्ज यूज कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा टी, और डेल्टा टी के रूप में इसको अपन लिखें तो डेल्टा एक्स सी एम अपॉन कितना डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वन डेल्टा एक्स वन अपॉन डेल्टा टी एम टू डेल्टा एक्स टू अपॉन डेल्टा टी, इस रूप में कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आपने इतना लिख लिया होगा। ये लिख लिया हो तो मैं अब यहां इस फॉर्मूले से आगे दोबारा यूज करने जा रहा हूं। नए फॉर्मूले वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बनाने जा रहा हूं एक फॉर्मूला, वो अपने क्वेश्चंस का एक नया तरीका आपको बता रहा हूं, वो हम काम में लें। यदि इसको मैं लार्ज के रूप में लिखूंगा तो लार्ज के रूप में बस देखो इसका दूसरा आप इसके नीचे खुद लिख दें ऐसे। मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसी को मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूं, डेल्टा एक्सीएम डेल्टा टी, डेल्टा एक्स वन अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स टू अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी है वो देखो यहाँ वन अपॉन डेल्टा टी, वन अपॉन डेल्टा टी, वन अपॉन डेल्टा टी कॉमन लेकर के इसके वन अपॉन डेल्टा टी को अपन इसके डेल्टा टी से काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। तब इसका अब वैल्यू हमारे पास रहा डेल्टा एक्सीएम इज इक्वल टू एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। वेक्टर फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब मैं इसके बता रहा हूँ आपको स्पेशल केसेस, फर्स्ट और सेकंड। पहला केस है यदि इस सिस्टम पर बाह्य बल कितना 0 है, वह निकाय प्रारंभ में स्थिर है। बाह्य बल 0 है और निकाय पहले कैसा स्थिर है। जब निकाय स्थिर तो बाह्य बल है ही नहीं, तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई सिस्टम पहले से स्थिर है और उस पर कोई बाह्य बल नहीं है तो वो सिस्टम लगातार स्थिर ही बना रहेगा। तो बाह्य बल 0 होने पर और निकाय आरंभ में अगर रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास भी इसका रेस्ट में है और रेस्ट में बना रहेगा। जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, रेस्ट में बना रहेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसमें इस स्थिति में सेंटर ऑफ मास स्थिर है, वह स्थिर ही बना रहेगा। अगर स्थिर बना रहेगा तो डेल्टा एक्सीएम यानी सेंटर ऑफ मास की स्थिति में परिवर्तन कितना होगा बेटा जी, 0 होगा। सेंटर ऑफ मास की स्थिति में परिवर्तन 0 होगा। दूसरा केस है यदि एफ एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0, तो अब बाह्य बल 0 नहीं है तो प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है उसमें चेंज है वो भी आपका 0 नहीं है, नॉन जीरो होगा। तो क्वेश्चंस में ये दो बातें आपको काम में लेते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहां तक आप अच्छे से पढ़ लें। अब मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, रेडी। हाँ, जब इसका अपन यूज करेंगे तो विद साइन आप यूज करेंगे। आप देख लें भाई, इन सारे फॉर्मूलों में m1 क्या है, डेल्टा x1 क्या है, m2 क्या है, डेल्टा x2 क्या है और ये डेल्टा xcm क्या है। बस ये मालूम होना चाहिए। m1 है पहले कण का द्रव्यमान, डेल्टा x1 है पहले कण का विस्थापन, विस्थापन दाईं तरफ है तो प्लस है, बाईं तरफ है तो माइनस है, वो आपको दिशा के साथ यूज करना पड़ेगा। m2 है दूसरे कण का द्रव्यमान है, डेल्टा x2 क्या है दूसरे पार्टिकल का मास पोजीशन है, उसमें कितना चेंज अपन ने करा है वो आपको काम में लेना है। कर देंगे। अब इसको एक बार ढंग से पुनः लिख दो और फिर अपन इस क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो उड़ा दो इसको, मैं बैठा रहा हूं भाई।
क्वेश्चन अपना है दो पार्टिकल हैं, उनके द्रव्यमान है m1 m2, इन दोनों को परस्पर r दूरी पर रखा हुआ है और ये स्थिर है। m1 व m2 द्रव्यमान के कारण परस्पर r दूरी पर स्थिर है। ठीक है, अब क्वेश्चन है यदि m1 को, चलो m2 लेता हूं, यदि m2 को दाईं तरफ d से विस्थापित करें तो m1 को कितना व किस तरफ विस्थापित करें जिससे निकाय का सेंटर ऑफ मास अपरिवर्तित रहे। सेंटर मास वही बना रहे, इसका मतलब सेंटर मास वही बना रहना मतलब है डेल्टा एक्सियम 0, डेल्टा एक्सियम 0। बस अब इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे करना है। तो जैसी आपकी लैंग्वेज थी उसके अनुसार देखो, m2 को दाईं तरफ आपने शिफ्ट किया है तो m2 तो आपको मालूम चल गया, पर इस m2 का डेल्टा x2 कितना है, दाईं तरफ है तो कौन सा प्लस में है, तो इसको मैं लिखूंगा डी जे के, सॉरी दाईं तरफ है तो आई हो गया ना, प्लस में हो गया। अब इसको इस रूप में लिखो चाहे प्लस डी लिखो, वो आपकी मर्जी है। m1 मास जो है इसका डेल्टा x1 ये आपसे पूछा गया है और उसकी शर्त दे रखी है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसमें कोई विस्थापन नहीं होना चाहिए, तो डेल्टा एक्सियम का वैल्यू कितना बेटा जी 0 है। सीधे अपना फॉर्मूला यूज करते हैं और वो था आपका डेल्टा एक्सियम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। एज पर क्वेश्चन ये है 0। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, तो आपको सीधा मिला आंसर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। आपसे पूछा गया है डेल्टा x1, x2 आपको दे दिया, तो इससे अपन फाइंड करें डेल्टा x1 इज इक्वल टू द माइनस ऑफ m2 बाई m1 इंटू डेल्टा x2, तो माइनस का m2 बाई m1 इंटू डेल्टा x2 कितना है बेटा जी, ये है डी के येलो। अब ओनली इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उससे भी कर सकते हो, तो आपके पास आंसर आया माइनस का m2 अपॉन m1 इंटू डी। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव मतलब बाईं तरफ। अब देखो दोनों पहले यहाँ रखे हैं, सेंटर मास मान लो कहीं इसका ये सेंटर मास यहाँ पर है, यदि इसको अपन अब सेंटर मास इसको यहाँ लाऊंगा तो सेंटर मास तो और सिर्फ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, सेंटर मास को वहीं रखना है तो दोनों को दूर जाना पड़ेगा। दोनों पास आ रहे हैं सेंटर मास वहीं रह सकता है, दोनों दूर जा रहे हैं सेंटर मास वहीं रह सकता है। एक पास आए एक दूर जाए सेंटर मास डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अपन चाहे तो एक एग्जांपल इसमें और ले सकते हैं, एग्जांपल और कर लें। दो पार्टिकल है, मान लो m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू 4 kg, इनको रखा हुआ है 10 मीटर की दूरी पर। पहला क्वेश्चन, यदि m1 को दाईं तरफ 1 मीटर विस्थापित करें तो m2 को कितना किस तरफ विस्थापित करें जिससे कि सेंटर ऑफ मास वहीं बना रहे।
दूसरा क्वेश्चन, ये तो अभी सिखाया है उस तरह से करना है, खुद आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 kg व 4 kg की पोजीशंस परस्पर एक्सचेंज या इंटरचेंज कर दें तो सेंट्रोमास की स्थिति में परिवर्तन कितना होगा। यानी आपसे पूछ लिया डेल्टा एक्ससीएम। एक प्रश्न और ले लेता हूं या पहले इसको अपन सॉल्व कर लें। देखो अभी आपको दे रखा है एग्जांपल ये, अब अगला इस क्वेश्चन में तो यहां पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल साफ साफ है, m1 को दाईं तरफ, इस m1 को दाईं तरफ, तो सॉल्व चलो इसको भी कर दूं। m1 आपको पता है डेल्टा x1 जो है उसको दाईं तरफ 1 मीटर से +1 आपका मीटर हो गया, और क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि सेंट्रोमास वही बना रहना चाहिए, तो डेल्टा एक्ससीएम कितना 0 है। तो आपसे पूछा है डेल्टा x2, तो डेल्टा x2 की आपसे वैल्यू पूछ ली, तो वहां तो ओनली अपने को काम करना है कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। डेल्टा x2 आपको फाइंड करनी है, तो डेल्टा x2 का वैल्यू हो गया माइनस का m1 बाई m2 इंटू डेल्टा x1, तो माइनस का m1 बाई m2, m1 कितना बेटे जी 2 kg, m2 बोलो साहब 4 kg, इंटू इसको 1 मीटर से डिस्प्लेस किया है तो माइनस का 1/2 यानी 0.5 मीटर। कर लेंगे ना, ये आसान सा क्वेश्चन था जो पहले किया था उसका प्रैक्टिस हो गया। इसमें देखें हम यहाँ 2 kg और 4 kg की पोजीशन को आपस में आपने इंटरचेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो देखो अब ये 4 kg यहाँ आ चुका, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो इसका डायग्राम मैं इसके नीचे ही आपको बताता हूँ कि ये तो है बिफोर चेंज, आफ्टर चेंज क्या है, यहाँ आ चुका है 4 kg, यहाँ आ चुका है बेटा जी 2 kg, 4 kg यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो कितना शिफ्ट हुआ 10 मीटर किस तरफ, बाईं तरफ, 2 kg चला गया उस तरफ, कितना चला गया 10 मीटर उस तरफ। तो मेरे हिसाब से जब 4 kg वाला यहाँ से इस तरफ आ चुका है, 2 kg वाला यहाँ से यहाँ कितना है वो मालूम हो चुका, तो देखो डेल्टा x1 यहाँ में हमारे पास है। अब x1 पहला पार्टिकल यहाँ से इस तरफ आया है 2 kg वाला, तो उसका तो प्लस का 10 मीटर हो गया, और डेल्टा x2 बेटा जी है वो माइनस का 10 मीटर हो गया। अब कोई इश्यू नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डेल्टा एक्ससीएम आप फाइंड करें तो m1 कितना बेटा 2 इंटू डेल्टा x1 कितना प्लस का 10, ओके। फिर ये है 4 kg, 4 इंटू माइनस का 10 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस ये 4 6, करो सॉल्व, ये तो है 20, ये है 40, तो माइनस का 20 अपॉन 6, 10/3, 3.33, माइनस का मतलब सेंट्रोमास बाईं तरफ शिफ्ट हुआ है। अब इसका सेंट्रोमास, पहले सेंट्रोमास 4 kg के पास यहाँ था, जैसे ये इस तरफ आएगा सेंट्रोमास इस तरफ आ गया, तो सेंट्रोमास कितना शिफ्ट हुआ, सेंट्रोमास कितना शिफ्ट हुआ, वो है आपका -20/6 मीटर। अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें और दे रहा हूं सी, वो क्वेश्चन है कि 2 kg को दाएं तरफ 1 मीटर शिफ्ट करने पर निकाय का सेंट्रोमास 1 मीटर बाएं तरफ शिफ्ट हो गया, तो m2 को कितना किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसमें बेटे जी आपको डेल्टा एक्ससीएम दे दिया गया, डेल्टा x1 दे दिया गया, डेल्टा x2 आपको फाइंड करना है, वो आप कर दोगे। बस दाईं तरफ है वो प्लस लेना है, बाईं तरफ वो माइनस लेना है, ठीक है बेटे। तो ये पहला पार्ट जो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो आपके क्वेश्चंस यहाँ कर लेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम सीखते हैं एसीएम कैसे याद करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखो पढ़ा क्या था, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र की गति, जिसमें हम लोगों ने VACM का फॉर्मूला पढ़ा, ACM का फॉर्मूला पढ़ा, फिर हमने कहा था m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 को मैंने ACM से मल्टीप्लाई करा, और इससे हमारे पास बन गया ये m1 प्लस m2 बेटा यहाँ पे है क्या, मास ऑफ सिस्टम, ये निकाय का द्रव्यमान है, और इसको अपन गुणा करते हैं उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण से, तो हमारे पास वैल्यू आती है m1a1 प्लस m2a2। ये सब क्या है, ये पहले कण पे लगने वाला कुल फोर्स है, दूसरे का, इस प्रकार से उन सारे जो कणों पे लगने वाले बलों का ये नेट फोर्स है। तो आप देखें
m सिस्टम इंटू ACM का मान किसके बराबर है, F एक्सटर्नल, यानी किसी निकाय का द्रव्यमान के अंदर केवल बाहरी नेट बल से ही त्वरित हो सकता है। यदि बाहरी बल नेट शून्य है उस केस में उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का त्वरण कितना, 0 होगा, वो त्वरित नहीं हो सकता। तो त्वरित होने के लिए F एक्सटर्नल आपका नॉन जीरो होना आवश्यक है, अशून्य होना आवश्यक है। यदि F एक्सटर्नल 0 है तो ACM कितना 0 होगा। इस पे अपन और अभी काम करने वाले आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पोर्शन है। अब हम पहले सीखते हैं ACM किस प्रकार से ज्ञात करना, ये फॉर्मूला है। ACM की कुछ एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये मान लो कोई पार्टिकल, इसका मास स्मॉल m है, ये दूसरा पार्टिकल, इसका मास भी कितना, स्मॉल m है। इसको अपन रख रहे हैं ग्राउंड पर, ये है किसी मीनार पर, किसी h ऊंचाई की मीनार पर। इसको हमने ड्रॉप करा, जस्ट इसको अपन ड्रॉप कर रहे हैं, इसको जस्ट आपने ड्रॉप किया और इसको मान लो अपन यहाँ पर u वेग से ऊपर फेंक रहे हैं। तो आपसे पूछेंगे कि इस निकाय का सेंटर ऑफ मास का त्वरण कितना है। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब एक तरह से ये फ्री फॉलिंग है, ये भी इसको छोड़े जाने के बाद में फ्री फॉलिंग है, तो इसका त्वरण कितना है। और मैं आपको बता दूं पहले, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन करते हैं तो जितने भी पार्टिकल हैं सबसे पहले उसके नंबरिंग कर लिया करो। नंबरिंग करने से क्वेश्चन आपका थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे मान लो इसको मैं कहता हूँ 1, इसको मैं कहता हूँ 2, तो M1 हमारे पास M हो चुका है, तो इसका A1 बेटा जी कितना है, A1 फ्री फॉलिंग के केस में G हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो माइनस का कितना G, और J केप कर दूं, इसका बेटा जी A2 कितना हो गया, वो भी कैसा डाउनवर्ड ही है, तो माइनस का G, J केप, वो तो फिक्स है। तो इसको सोल्व कर ले अब। तो देखो इसका ACM, इसका ACM हमारे पास आएगा M1, जैसे फर्स्ट वाले के लिए M, तो लिखा मैंने M G माइनस का J के प्लस M G माइनस का J के, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन कितना बेटा जी M प्लस M, यानी 2M कर दूंगा, M प्लस M 2M। ये भी ऊपर कितना देखो आप, ऊपर है हमारे पास माइनस का 2mg J केप अपॉन 2m, 2m से 2m कैंसिल आया, आंसर माइनस का G J केप। यानी इस प्रकार के निकाय का सेंटर ऑफ मास माइनस G त्वरण से मोशन कर रहा है। माइनस G यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। अब ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं यहाँ पर इसका मास कितना ले लूँ, m है, 2m है, मान लो ये 2m 2m है, 3m 2m, किसी प्रकार की आप इससे कंडीशन ले लो। मैं इसका एग्जांपल एक और लेता हूं, चलो एग्जांपल सेकंड देखो आप। ये मान लो 2m मास, इसका मास लेता हूं स्मॉल m, इसको मैं ऊपर की तरफ u वेग से फेंक रहा हूं। मान लो मैंने इसको भी यहाँ पर u नोट वेग से इस तरफ फेंक दिया, और फिर आपसे पूछ लिया कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का त्वरण कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर भी नंबरिंग कर लो इसको, ये 1 बेटा जी, ये 2 हो गया नंबरिंग करने के पश्चात। अब देखो इन दोनों केसेस में इसका अभी भी कितना, जैसे इसका अपन देखें आपसे पूछे तो A1 बेटा जी अब भी कितना है, माइनस का G J केप, ये डाउनवर्ड ही होगा, और इसका A2 भी कैसा है, माइनस का G J केप है, कोई अलग तो नहीं है, दोनों ही कैसा फ्री फॉलिंग का केस ही है। इसको आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, इसको आप फेंक रहे हो हॉरिजॉन्टली। अब इसको भी सोल्व करो, सोल्व करके चेक कर लो, इसका आंसर निकाल लो। तो देखो इसका आंसर अपन निकाले यहाँ पर, ACM इज इक्वल टू, मास तो टोटल कितना हुआ 2m प्लस m 3m। अच्छा जी, अब इसको आप देखें m माइनस जी, ये कितना है 2m माइनस का g, दोनों है डायरेक्शन सेम ही है, तो 2m और ये कितना आपका m, दोनों से आप सोल्व करें तो कितना माइनस का 3mg j केप आएगा, 3m से 3m कैंसिल, माइनस का g j केप। यानी इस प्रकार के प्रश्नों में आप दो पार्टिकल को किसी भी तरफ फेंकें, दो कणों के इस प्रकार के निकाय का सेंटर ऑफ मास का त्वरण हमेशा कितना होगा, G होगा, और हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा। ये फिक्स है, इनको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई। अब देखो इस बार 2020 में जी मेन में यहां से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था देखो आप, मैं तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं इसका। बस आपको इसमें दिशा सहित A1 A2 है वो ढंग से आने चाहिए। फ्री फॉलिंग का केस में तो आप नोट डाल के लिख दो, नोट डाल लो इसमें,
कि फ्री फॉलिंग के केसेस में सिस्टम का निकाय का सेंटर ऑफ मास का त्वरण हमेशा माइनस का जी, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। एग्जाम्पल थर्ड देखें आप, जैसे मान लो ये कोई एक ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 4 कोने हैं, ये 4 कोनों पे मान लो ये पार्टिकल ए है, इसको मैं बी कह रहा हूं, इसको मैं सी कह रहा हूं, इसको डी कह रहा हूं। यहां मास रखा है एम, ये मान लो 2m, ये मान लो कितना 3m, ये मान लो बेटा जी 4m। आपको जैसे भी मान लो ये इस तरफ ए त्वरण से गति कर रहा है, ये मान लो इस तरफ ए त्वरण से गति कर रहा है, मान लो ये वाला इस तरफ ए त्वरण से गति कर रहा है, ये मान लो इस तरफ ए त्वरण से गति कर रहा है। सभी के परिमाण बराबर है, त्वरण के परिमाण सभी के बराबर हैं। और आपसे पूछा कि इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का त्वरण कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग जैसे आपने करी 1 2 3 और ये 4 और आपने लिखा भाई एसीएम, तो एसीएम तो कितना होता है, स्टार्ट कर दो। बी मास तो कितना 4 + 3 कितना 7 8 9 10, टोटल मास तो कितना बेटा जी 10 एम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो इसमें फर्स्ट वाले में ये है एम ए, ध्यान देना कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा आपका वाई एक्सिस, तो इसका एक किस तरफ है प्लस जे में, तो क्या लिखें बेटा जी फर्स्ट वाले में एम ए जे के प्लस सेकंड वाले में 2m, ये किस तरफ है प्लस अक्ष में है, तो आपने लिखा 2m ए, ये आपका हो गया प्लस का आई के। थर्ड वाले में ये माइनस का जे डाउनवर्ड हो गया बेटे, तो 3m ए माइनस का जे के प्लस 4m, और ये ए किस तरफ है प्लस का आई केप में। बस इनको जोड़ दो, सोल्व कर दो। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, आपको आने चाहिए, हो जाते हैं इजीली कर लेंगे। अब तो ओनली मैथमेटिक्स रही है, तो आप इसका आंसर निकाल लोगे। आई वाले अलग कर दीजिएगा, जे वाले अलग कर दीजिएगा, और इसमें एम से मुझे कैंसिल, इसका आंसर निकाल लेना। चलो पूरा कर दूं, तो पहले देखो आप इसमें आई वाला, तो आई वाला एक तो ये रहा इसमें, दूसरा इसमें रहा ये, दोनों कैसे हैं प्लस के हैं। 4 + 2 बेटा जी हो गया 6, तो ये 6m ए आई केप अपॉन मैं कर दूं चलो 10m प्लस। अब आते हैं अपन जे वाले में, इसमें एक तो है प्लस का, 3 कैसे बेटे जी माइनस के हैं, तो आप इसको लेते हैं सॉल्व करते हैं, तो माइनस का हो चुका है ये, माइनस का 2m ए जे केप अपॉन 10m, बस m से m को उड़ा दो, यहाँ भी m को m से उड़ा दो। तो इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखने हो तो हमारे पास ये होगा बेटा जी 3/5 माइनस कितना होगा 1/10, 3/5 a, और ये दूसरा इसका कोऑर्डिनेट है -1/5 a, यहाँ पर है त्वरण, तो ये इसके त्वरण का आप मान लिख सकते हो। और वैसे पूरा प्रॉपर लिखना हो इसमें तो देखो आप इसको ऐसे कर दो 3/5 ए आई के माइनस 1/5 ए जे के, ये है इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का त्वरण। कर लेंगे, बढ़े आगे। कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे कि 2 कणों का कोई द्रव्यमान का निकाय है और उनको किसी मासलेस रस्सी की सहायता से पुली से होते हुए बांधा हुआ है, उसका कैसे अपन याद करते हैं। तो अगला मान लो मैं डी एग्जाम्पल लेता हूं, ये कोई पुली है और इस पुली की सहायता से, पुली से होते हुए अपन ने एक मासलेस स्ट्रिंग या रस्सी ले रखी है और इसके दोनों सिरों से हमने इस तरह से कोई 2 मास m1 और m2 लटका रखे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें आपको बोला गया है कि m1 मोर देन m2, तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। यहां कंफ्यूजन रहता है कि एक तो क्वेश्चन आप अभी तो अपन क्या सेंटर मास पढ़ रहे हैं तो दिमाग में रहता है कि सेंटर मास का त्वरण निकालना है, तो आप उसी भी काम करोगे। एक ही पूछता है कि इस m1 का त्वरण कितना है, m2 का त्वरण कितना है,
M1 का M2 के सापेक्ष त्वरण कितना है, इस निकाय का सेंट्रोमास का त्वरण कितना है, इस निकाय के सेंट्रोमास के त्वरण के सापेक्ष M1 का त्वरण कितना है। तो इसमें क्या कई प्रकार की लैंग्वेज के आधार पर प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखें, जो आपने पहले पढ़ रखा है उस आधार पे मैं आपसे पूछूं तो देखो M1 यहाँ पे कैसा बेटे जी है, हैवी है, भारी है। तो ऐसे केस में जैसे ही सिस्टम को अपन फ्री करेंगे तो M1 तो यहाँ पे नीचे मोशन करने वाला है और M2 आपका ऊपर मोशन करने वाला है। और आप जानते हो इन दोनों के त्वरण कैसे होंगे, बराबर होंगे। त्वरण के परिमाण कैसे होंगे, बराबर। ये A जो है वो इसका निरपेक्ष त्वरण है, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है, किसका, M1 का और M2 का। आप ये जानते हो इसका जो A होता है त्वरण, वो होता है आपका M1 मोर माइनस लेस अपॉन कितना, टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी, ये इसका त्वरण होता है ना। पर ये A जो है इसमें अभी अपन ने परिमाण की बात करी है, रियल में A किस तरफ है, ये इस M1 का तो है आपका डाउनवर्ड, M2 कैसा अपवर्ड है। तो उसके अनुसार यदि आप M1 का लिखते हो तो आपने लिखा है A1, वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो कितना आपका माइनस का जे केप, और अगर आप इसमें A2 लिखते हो इस वाले का तो प्लस जे केप में आएगा। दोनों के परिमाण बराबर है, दिशाएं कैसी है, अलग अलग हैं। डाउनवर्ड ये कैसा आपका अपवर्ड है। ओके, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, अब हमें इसका निकालना है सिस्टम के सेंट्रोमास का त्वरण। ये तो था आपका दोनों का त्वरण का परिमाण हो गया। मैं याद करता हूं, ये है सिस्टम के सेंट्रोमास का त्वरण, सिस्टम के सेंट्रोमास का त्वरण निकालना है। आ जाओ जी, तो ACM बराबर M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। तो नीचे तो कितना M1 प्लस M2 आना है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, M1 बताओ मुझे, इसका A1 किस तरफ है, A1 तो डाउनवर्ड है, तो A1 का परिमाण तो A है, पर दिशा कैसी है, माइनस का जे केप, लिख दूं, प्लस M2 कितना बेटा जी, M2 है, पर उसकी दिशा किस तरफ है, M2 की ऊपर की तरफ है, परिमाण तो A है ना, ऊपर की तरफ, तो क्या लिखूं इसको, A जे केप, चलेगा। अब इस वाले में यदि हम इसमें A कॉमन ले लें, और चूंकि ACM जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, अभी अपन ओनली मैथमेटिक्स पे ध्यान देते हैं, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनने वाली है वो है, देखो ये माइनस का है, ये आपका प्लस का है, पर M1 कैसा ज़्यादा है, तो अगर मैं माइनस इसमें से ले लूँ कॉमन, माइनस अगर कॉमन लेता हूँ तब मेरे पास वैल्यू बनती है M1 माइनस M2 इंटू A अपॉन M1 प्लस M2 जे के। ध्यान दो, M1 यहाँ पे लार्ज है, M2 कैसा आपका लाइट पार्टिकल है, इसलिए मैंने इसको परिमाण के रूप में डिस्टर्ब ना हो उस हेतु मैंने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते हमारे पास ये इसका इस तरह से रिजल्ट आ गया। अब A की वैल्यू अपन यहाँ पे रख सकते हैं, ये वाली A का ओनली परिमाण है, तो अब A की वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे, तो देखो A हमारे पास था कितना, M1 माइनस M2, तो माइनस ये पहले से पड़ा हमारे पास M1 माइनस का M2 अपॉन M1 प्लस M2, इसको गुणा हमने इसी से करना, देखो इसमें A से गुणा करना है, तो ये स्टेप देखो पूरा का पूरा ये जस्ट ऐसा ही तो है ना, इसलिए इसका हो गया स्क्वायर इनटू ये G और एक्स्ट्रा रह गया, ये लो साहब, तो इसका आंसर आ गया। ये हमको याद रहना चाहिए, ACM जो हमारे पास है। अच्छा, वेक्टर के साथ इसको लिखूं तो ये J के किस तरफ है, माइनस का। तो इस प्रकार के सिस्टम में जो सेंट्रोमास का त्वरण है वो है कैसा, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। उसका परिमाण ज्ञात करना हो तो माइनस आप यहाँ से J को उठा दीजिए, परिमाण ज्ञात कर दो। सीधे क्वेश्चन आते हैं, उसको सोल्व करना हो याद कर लो। अब कैसे, देखो ये है मोर माइनस लेस अपॉन टोटल का होल स्क्वायर इंटू जी। पर ये इंपॉर्टेंट है कि गलती से क्वेश्चन जब सारे मिक्स हो जाते हैं ना, तब हम यहां पर मार खा जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। गलती हमें नहीं करनी है, आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ऐसे कहता हूं कि M1 यहाँ पे कितना, मान लो मैं इसको कहता हूँ 15 kg, और ये मान लो कितना है 10 kg, और आपसे पूछा कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, इसके सेंट्रोमास का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिखा पहले इसको मोर माइनस लेस, यानी 5 अपॉन कितना हो गया 25, उसका स्क्वायर, 5 अपॉन 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625,
और इंटू जी 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सीधा। एग्जाम में थोड़ी ना अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आपको ये रिजल्ट याद रहना ही चाहिए। इसलिए ऐसे प्रश्नों में m1 का और m2 के एक तो निरपेक्ष त्वरण है उसका परिमाण a मोर माइनस लेस अपॉन टोटल इंटू जी, वो याद रहना चाहिए, और एक इसके सिस्टम का निकाय का जो है ना सेंट्रोमास का त्वरण, वो भी हमें याद होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है, ओके। ये आपका निरपेक्ष त्वरण है, ये इसके सेंट्रोमास का त्वरण है। कर लेंगे, ठीक है, बढ़े आगे। तो कुछ एग्जाम्पल और कर लें अपन। जैसे पहला एग्जाम्पल ये देखें आप, इसमें 5 kg मास, ये 5 kg मास, इस 5 kg और सरफेस के बीच में म्यू दे रखा है 0.2। तो आपसे पूछा है कि इसको फ्री करने के पश्चात इस निकाय के सेंट्रोमास का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए पहले अपने को ज्ञात करना पड़ेगा कि इस 5 इनको छोड़ जाने के पश्चात ये 5 kg है वो किस त्वरण से गति करेगा। अब त्वरण ज्ञात करना बेटे जी पहले आप सीखे हुए हैं, एनएलएम वगैरह में आप इसको सीखे हुए हैं। जैसे फ्री करेंगे तो देखें आप, इस पे नीचे फोर्स कितना है 5c यानी 50 न्यूटन। कितना न्यूटन है फोर्स? 50 न्यूटन। यहाँ पे आपका mg वो r से बैलेंस है। हाँ, फ्री करते ही इसमें टेंडेंसी मोशन आगे होगी तो इस पे लगा फ्रिक्शन फोर्स, पीछे लगा, कितना लगा म्यू mg, म्यू कितना 0.2, तो 0.2 इंटू m कितना बेटा जी 5 इंटू जी 10, तो ये हो गया आपका 50 और 0.2, करो इसको मल्टीप्लाई, कितना आया 0.2 इंटू 5 1 10, ये आपका हो गया 10 न्यूटन फोर्स। ये फोर्स ज्यादा, ये फोर्स कैसा है कम है, तो ये तो हो गया आपका मोशन प्रोड्यूसिंग फोर्स, ये इसका अपोजिंग फोर्स, ये मोशन यानी गति उत्पन्नकारी बल है, गति विरोधी बल। तो इसमें आप जब सॉल्व करेंगे इस वाले को तो पहले इसका a कितना होगा, यानी इसका a वैसे नीचे है और इसका a है इस तरफ है, ये है माइनस का j में, ये कौन सा आपका प्लस i के वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। पर परिमाण ज्ञात करेंगे तो परिमाण देखो कितना हुआ। परिमाण ज्ञात करना हो तो आपने पढ़ा इसका 50 - 10 40 अपॉन टोटल मास कितना 5 और 5 10, तो ये बेटा जी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इनका निरपेक्ष त्वरण 5 kg का, ये डाउनवर्ड वो किस तरफ हॉरिजॉन्टल। अब आपको निकालना है इसका ACM। तो ACM में ज्ञात करते हैं तो अपना था m1a1 + m2a2 अपॉन m1 + m2। तो m1 + m2 तो अभी भी कितना आपका 10 हो गया। इसको मान लो फर्स्ट कर दूं, इसको मैं सेकंड कर दूं, तो m1 तो 5, a कितना बेटा जी इसका है दाईं तरफ, तो क्या लिखूं 4 i के प्लस 5 इंटू 4 माइनस का j के, वो कैसा है नीचे की तरफ है। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आपका हो गया 20 अपॉन 10 यानी 2 i के माइनस ये भी हो गया आपका 2 j के। अब दोनों आपस में किस एंगल पे हैं 90 पे हैं, तो 2 i के 2 j के। तो देखो इसमें आपके आसानी से हो जाना चाहिए। इसमें अगर ACM का आपको मोड पूछे, इसका परिमाण पूछे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, 4 और 4 कितना बेटा जी 8 का रूट, यानी 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर लेंगे। यहां पर यह भी पूछ सकता है आपको कि जो ACM है वो x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, y अक्ष से कितना कोण बनाता है। तो आपने वेक्टर में ये भी पढ़ा होगा कि इस सदिश से अपन ज्ञात करें, तो मैं पूछूं आपसे कि x अक्ष के साथ कितना कोण बनाया है, तो वो अपन निकालते हैं tan अल्फा से। tan अल्फा होता है क्या कोफिशिएंट ऑफ j, कोफिशिएंट ऑफ j अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i। कोफिशिएंट ऑफ j कितना बेटा जी माइनस का 2 अपॉन ये प्लस का 2, तो कितना माइनस का 1 आया ना, माइनस का 1, माइनस का 1 का मतलब क्या है, ये कौन से और ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये भी आप पहचान सकते हो। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में, इसका मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में एंगल जो बनेगा इसका ACM का वो इस तरफ, और ये एंगल कितना है बेटा जी 45 डिग्री, तो इसका ACM इस तरफ है। कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था,
निरपेक्ष त्वरण निकाल लो, फिर इसका एसीएम निकाल लो। तो पूछा क्या जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मान लो अपन एग्जाम्पल करते हैं दूसरा ये वाला। इसमें भी पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना है 90। देखो जैसे इसको अपन फ्री करेंगे, ये एंगल 60 का है, तो यहाँ इस पे नीचे बल क्या लगा mg sin 60। तो mg sin 60 कितना होता है √3/2। इस तरफ फोर्स क्या लग रहा है, ये आपका mg sin 30, तो ये हुआ mg sin 30 का मतलब होता है 2, 1/2 है ना, तो mg/2। अब ध्यान दो आप कि यहाँ पे √3/2 और ये आपका है 1/2 में से बड़ा कौन होता है, √3/2 बड़ा है, लार्जर है, इसलिए फ्री करने पर ये फोर्स ज्यादा, ये फोर्स कैसा कम है। तो ये अब यहाँ पर ज्यादा फोर्स होने से सिस्टम ऐसे मूव करेगा, ये तो ऊपर की तरफ आएगा, ये इस तरफ मूव करेगा। यदि इसका त्वरण मान लो मैं A1 मान लो, इस त्वरण को मैं यहाँ पे A2, दिशा भी है ना इसमें इंपॉर्टेंट है, ये A1 इसको मैं A2 मान लूं। आप ध्यान दें अच्छे से कि A1 A2 आपस में किस एंगल पे है, 90 पे है। मास आप उधर रखा है M और M। तो एक तो मैं इसमें बिना पहले इसका ACM, बिना इसके A का मान निकाले हुए यदि ओनली ACM पूछूं इसका, तो ACM कितना है, देखो ACM इसका है M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। तो नंबरिंग कर लो, चलो ये इसको 1 कर दो, चलो इसको 1 कर रखा ना, ये 1 है, इसको मैंने यहाँ पे 2 मान लिया। तो बोलो क्या लिखूं इसका, M1 A1 वेक्टर के रूप में लिखूं तो ये बन गया आपका M1 का तो M A1 प्लस M A2 अपॉन M प्लस M यानी 2M। यहाँ ऊपर M कॉमन ले लिया, इस M से कैंसिल हो गया, तो बेटे यह A1 प्लस A2/2, A1 प्लस A2/2। अब आप ध्यान दो कि A1 जो है या A2 है, जैसे फ्री करेंगे तो जिस त्वरण से ये ऊपर की तरफ गति करेगा उसी त्वरण के परिमाण से इस तरफ गति करेगा। दोनों के परिमाण तो बराबर है, दोनों के परिमाण बराबर है, पर खुद आपस में कैसे 90 पर है। तो मान लो इस A1 का परिमाण, ध्यान दें आप इसमें कि A1 और A2 दोनों के परिमाण को मैं A मान लेता हूं परिमाण। यदि इनकी परिमाण A है, दोनों आपस में 90 पे हैं, 90 पे हैं, तो ACM का परिमाण कितना आएगा, ACM का परिमाण कितना आएगा, तो ACM जो है इसका परिमाण बेटा जी हो गया, इसका परिमाण अपन निकालेंगे, दो 90 पे हैं इसलिए 1/2। आप जानते दो वेक्टर समान परिमाण के हों और आपस में 90 पे हों तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, वो किसी एक का √2 टाइम्स होता है। तो ये हो गया √2 इंटू A किसी A का त्वरण का परिमाण है। अब आपको ओनली A ज्ञात करना है। A यहाँ पर क्या था, A का त्वरण का परिमाण। वो कैसे ज्ञात करते हैं वो भी ज्ञात कर देते हैं, वो भी कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है। तो पहले मैं इस पहले वाले एग्जाम्पल को मिटा दूं, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा। अब केवल हम निकालते हैं इसमें त्वरण का परिमाण A निकालते हैं बेटा। तो A कितना होता है, तो A यहाँ पर ये फोर्स आपका पुलिंग फोर्स है, ये आपका अपोजिंग फोर्स बन जाएगा। तो इसमें से mg अपन ले लें कॉमन, तो देखो mg √3/2 माइनस का 1/2 अपॉन टोटल मास कितना है इसका m प्लस m 2m, m से m कैंसिल हो गया, इसमें 1/2 भी अपन कॉमन ले लें, तो ऊपर तो आया कितना √3 माइनस का 1 अपॉन बोलो 4, सही है, इंटू जी, ये इसका A है। अब इस A को वहां पे रख दो तो हमारे पास ACM जो है वो कितना, देखो ये √2/2 है ना, तो इसको मैं चाहूँ तो 1/√2 कर दूँ, √2 से गुणा किया, √2 से डिवाइड किया, ये इससे कैंसिल 1/√2 इंटू A, और A का हमारे पास वैल्यू है √3 माइनस का 1/4 जी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 4√2 जी का वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो वगैरह से। प्रोसेस बिल्कुल फिक्स है, पहले आपको इसमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि किस तरह से है। अब इस क्वेश्चन को वैसे देखो, अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे ना, तो पहले इसका A1 का A1 इस तरफ निकालोगे, फिर A1 का आप कंपोनेंट करो, एंगल सब चेक करने पड़ेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, इसका भी जैसे इस तरफ है तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, उससे भी आप करोगे तो वहाँ टाइम ज़्यादा आपका लग जाना है, बाकी आंसर का परिमाण ये आएगा। ठीक है, तो ये भी आप कर चुके हैं। अब 2-3 मैंने एग्जाम्पल और लिखे हैं। ये एग्जाम्पल वैसे आपके लिए एक तरह से होमवर्क ही है, क्योंकि इनके बारे में डिस्कशन पहले मैं कर चुका हूं, पर एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हुए हैं।
इसलिए बहुत सरल क्वेश्चन भी है ना वो आपको आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन लिखा है कि दो पार्टिकल हैं जिनके मासेज है m m, पहला पार्टिकल है वो रेस्ट में है, दूसरा पार्टिकल है उसका त्वरण f है, वेक्टर के साथ ऐसे लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा कि इसके ACM का मान कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ACM वैसे था कितना, ACM इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था m1 a1, नंबरिंग कर दो इसको फर्स्ट ये सेकंड, m1 तो m, रेस्ट में है त्वरण कितना 0 प्लस दूसरा मास कितना m, त्वरण किस तरफ है प्लस x अक्ष में, तो f और वेक्टर में लिखा है तो जैसा है वैसा लिखो ना। अब अपने को खुद से दिमाग लगाना नहीं है ना। अपॉन कितना मास, टोटल मास कितना 2m, अभी तो 0 हो चुका, यहाँ इसको सोल्व तो m से m कट गया, तो ये f वेक्टर अपॉन कितना 2, ये इसका सेंटर मास का त्वरण आ गया। अगला क्वेश्चन है कि दो पार्टिकल हैं 8 kg के और 8 kg के, नंबरिंग कर दो फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लंबी पढ़ेंगे, बता देता हूं इसमें। पहले कण पर 60 न्यूटन का y अक्ष के अलोंग फोर्स लग रहा है, दूसरे 8 kg के पार्टिकल पर x अक्ष में 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपसे पूछा कि इसका ACM कितना है। तो पहले ये बता दो मुझे कि 8 kg पर 60 न्यूटन का बल लगता है, तो इसका त्वरण ये 1 है ना, इसको मैं इसका त्वरण को A1 मान लूं, तो फोर्स अपॉन मास F इक्वल टू ma, a कितना है बाई m, तो 16 अपॉन 8 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण आ गया। यहाँ पे 8 अपॉन 8, तो इसका त्वरण तो बल की तरफ ही होगा ना, ये इसका A2 हो गया, A2 कितना 8 अपॉन 8 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। पर ये तो कैसा आपका j केप में, वो कैसा प्लस i केप में है। तो अब इसका ACM ज्ञात कर दो, ACM लिख दो कितना m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 तो कितना 16 kg हो गया। अब पहले वाले में लिखें तो m a, तो 8 इंटू 1 j केप प्लस 8 इंटू वहां पर त्वरण कितना, सॉरी यहाँ त्वरण कितना 2 था, ये तो है 2, और यहाँ 8 इंटू त्वरण कितना 1, ये आपका i केप। सही बेटा। अब इसमें 16 अपॉन 16 तो हो गया आपका, ये तो j केप हो गया, प्लस सॉरी i केप प्लस, गलत कर रहा हूँ क्या, अच्छा पहले j है फिर कितना आपका i है, ओके। तो ये तो हो गया आपका j के प्लस 1/2 i केप, इस तरह से याद कर दो। अजय का आंसर परिमाण निकालना हो तो इसका मोड कितना 1 है, तो इसका ACM का अगर परिमाण ज्ञात करना हो तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 यानी 1/4 का स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया 1 प्लस 1/4 यानी 5/4 का रूट, ये हो गया √5 अपॉन कितना 2, √5 कितना 2.23 अपॉन कितना 2 1.11 के अप्रोक्स इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कर लेंगे, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा विचित्र क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिच वाली थ्योरी को भी आपकी कवर करेगा। क्वेश्चन तो क्या है कि एक निकाय पर F इक्वल टू 10 i के प्लस 15 j के प्लस 25 k के लगाने से निकाय का त्वरण से सेंट्रोमास का त्वरण A बराबर 2 i के प्लस 3 j के माइनस 5 k केप है, तो इसका मास ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या करेंगे, देखो अपन पीछे पढ़ के क्या आए थे, m सिस्टम इंटू ACM बराबर F नेट, F नेट यहाँ पे F एक्सटर्नल लिए। यदि मैं यहाँ ज्ञात करता हूँ m सिस्टम, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, F नेट एक्सटर्नल अपॉन कितना बेटा जी ACM, ये तो लिखूंगा, और m अदिश राशि है तो ओनली आपको इसके परिमाण लेने हैं, ये तो करेंगे। पर एक बात आपको बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए कि जब भी किसी सिस्टम पे, मान लो कोई सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, या एक पार्टिकल मान लो ये कोई पार्टिकल है, इसका मास स्मॉल m है और पहले रेस्ट में है, और आपने इस पर कोई F बल लगाया, तो अपन क्या देखते हैं, जैसे इस सिस्टम पे F बल आरोपित करते हैं तो आरोपित बल की दिशा में ही त्वरण होता है ना। इसका मतलब जो दिशा बल की है वो दिशा किसकी आएगी, त्वरण की आनी चाहिए। पर यहाँ देखो, और दिशा समान होने के लिए वो समांतर होनी चाहिए, ये भी अपन जानते हैं। तो ये F लगाने से ACM ये ACM है, और F नेट और ACM की दिशा समान होनी ही चाहिए। पर आप देखो इस सदिश रूप में आप देखोगे तो ये 10 i केप 15 j केप और 25 k केप, यहाँ 2 i केप 3 j केप माइनस 5 k केप, ये दोनों सदिश यानी F से उत्पन्न होने वाला ACM ये आपस में समान दिशा में नहीं है,
इसलिए ये गलत है, ये त्वरण इसका गलत है। तो इसमें जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कहीं देखोगे तो वहाँ पे लास्ट ऑप्शन आएगा कि इसके डाटा कैसे हैं, वो अनसफिशिएंट है, गलत है, डाटा इसके आंकड़े हो गलत हैं। तो इसका आंसर कैसा आएगा, जो फोर्थ ऑप्शन आएगा, इसके आंकड़े हैं वो गलत हैं। कर लेंगे आराम से आप। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर बता दूं, एफ बल लगाने से जो ए उत्पन्न हो रहा है वो समान दिशा में होना चाहिए। और समान दिशा चेक कैसे करते हैं, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, वहां पर पढ़ते हैं समांतर सदिश। उस केस में आपने पढ़ा होगा दो सदिशों के लिए कि ए एक्स अपॉन कितना बी एक्स बराबर कितना होना चाहिए आपका ए वाई बी वाई बराबर होना चाहिए आपका ए जेड और बी जेड। दो सदिशों के लिए यदि ये बराबर हैं तो वो समांतर सदिश हैं। आप चेक कर लो, यहाँ पे 10 2 10 और 2 प्लस के हैं तो 5 आ गया। अगले में देखें अपन तो 15 और 3 आया बेटा जी, यहाँ है 15 और 3। फिर देखें यहाँ पर ये प्लस का 25 और 5 है, प्लस का तो 25 और 5, पर देखें यहाँ माइनस का है, ये माइनस का है। यहाँ ठीक है 5, रेशियो यहाँ पर भी कितना आपका 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 है पर माइनस का 5 है। और समांतर होने के लिए तीनों के तीनों अनुपात एक जैसे होने चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है। ओके, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, डाटा इसके हैं अनसफिशिएंट। कर लेंगे बेटे। तो आज के लेक्चर में अपन यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें इसके और क्वेश्चंस पर एक बात और बता दूं पहले मैं कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूं जिनको आप सॉल्व कर लें। होमवर्क आपको दे दूं ताकि आप क्वेश्चन सारे कर लें। तो मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस है बेटे वो आप नोट कर लें। स्टेज फर्स्ट है, इसमें 1 से लेकर के 17 तक क्वेश्चंस आप ट्राई करें। नहीं होगा तो इसका भी एक लास्ट लेक्चर है, उसमें क्वेश्चन सारा डिस्कस करने वाला हूं। स्टेज सेकंड है, इसमें आप क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर आप क्वेश्चन नंबर 18 तक आप डिस्कस कर लें, पढ़ लें आप। नहीं होगा तो फिर अपन सारे लास्ट लेक्चर में इसको सब सॉल्व करवाऊंगा। स्टेज थर्ड जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से आपको 12 तक 4 से 12 तक डिस्कस कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं। उसके बाद इसी स्टेज में क्वेश्चन नंबर 23 भी कर लेना है, और फिर इसमें 26 है, 27 है, 28, इस तरह से होते हुए आप 34 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फिर इसी में क्वेश्चन 42 से लेकर के 48 तक आप सॉल्व कर लें। फिर स्टेज फिफ्थ जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2nd, 6th, 10th, 11, 20, 33, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 53, 57, ये सब क्वेश्चन है वो सेंटर मास के, ये आपको कर लेने हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन आप इसमें से नहीं कर पाएंगे तो वो इससे आगे वाले लेक्चर में प्लस एक लेक्चर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा उसमें आ जाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारे डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू। जय CLC।